अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मई जून 26 पेपर 3-1। Why limited manufactures furniture? The following balances have been extracted from the books of account of the company at 31st March 2026. Information is given and we are supposed to prepare a manufacturing account. अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना बेटे स्टार्ट करते हैं। First of all, opening inventory of raw material. Opening inventory given in the question is 20,500. Then बेटे purchase of raw material. Purchase of raw material, it is 138,000. ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। इसके बाद देखते हैं जी कैरेज है इसमें। यस, कैरेज है 1 2 3 4, नीचे से फिफ्थ है कैरेज इनवर्ड 1 2 3 4200। ये भी ऐड हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ परचेजेस। अब बेटे परचेज रिटर्न देखें। परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। इट इज़ 16,300। ये माइनस होगा। अब बेटे माइनस होने के बाद ये हमारा निकल आया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, इट इज़ 146,400। अच्छा जी, इसके बाद डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढने हैं जी हमने। अब इसमें देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद रॉयल्टी है और उसके ये डायरेक्ट वेजेस है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ये नहीं नज़र आ रहे। तो बेटे डायरेक्ट वेजेस 188,000 और रॉयल्टी 8300, ये अब हम ऐड कर देंगे। अब आ जाएं जी डायरेक्ट वेजेस। और रॉयल्टी, ये दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट आ गई है जी हमारे पास 342,700। इसके बाद बेटे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं। अब ओवरहेड्स में देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, ओवरहेड्स में देखें हमारे पास एक तो प्लांट एंड मशीनरी, ये हमेशा फैक्ट्री में होता है, इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा।
और उसके बाद आ जाएँ जी इनडायरेक्ट वेजेस, ये आएंगी। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस, एडमिन एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये जो दो चीज़ें हैं इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, ये हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे एक तो ये बताया हुआ है कि रेंट एंड रेट्स फॉर अनपेड, तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं जी। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स इज़ 132,000, ये आई थिंक यही है जी। रेंट एंड रेट्स 132,000। 132,000 है जी। इसमें उन्होंने जैसे आगे आगे कहा है कि 13,000 का अनपेड है, इसका मतलब ये है कि हम 13,000 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 145,000। और रेंट एंड रेट्स का उसने बताया हुआ है कि 60% जो है वो फैक्ट्री का है, तो 40% ऑफिस का है। तो हम इसका 60% और 40% कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 145,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, ये फैक्ट्री का बन जाएगा जी 87,000, और 145,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो ये बन जाएगा 58,000। तो ये हम फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में लिख देंगे और ऑफिस वाला आगे इनकम स्टेटमेंट के काम आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस अगर आप देखें तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 20,400, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इज़ 4,000। इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 20,400 में से 4,000 प्री पेड निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा 16,400। अब उन्होंने कहा है यहाँ पर कि इसका 75% जो है वो फैक्ट्री में जाएगा और इसका 25% जो है वो ऑफिस में जाएगा। अब 16,400 इंटू 75%, ये बन जाएगा 12,300, एंड 16,400 इंटू 25%, ये बन जाएगा 4,100। तो बेटा ये 12,300 जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा और 4,100 इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक डेप्रिसिएशन देखी थी। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये होता ही फैक्ट्री में है। अब देखते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। उन्होंने कहा है कि 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है जी कि आपने 286,000 उसकी कॉस्ट है और उसकी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दें, -154,000, और ये जो आपका आंसर आ जाएगा उसका फिर हमने 15% लेना है। तो ये बन गया जी 132,000, इसका 15% ले लें तो इट विल बिकम 19,800। अच्छा जी, अब हमने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं। इनडायरेक्ट वेजेस हमने कहा था इसमें आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस हैं जी आपकी इनडायरेक्ट 43,000 की, ठीक है जी। यहाँ पे लिखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस आपकी आ जाएंगी 43,000 की, और उसके बाद आ जाएंगी जी रेंट एंड रेट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया। रेंट एंड रेट्स की हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर, ये आया जी 87,000। इसके बाद हमने इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो बना है जी 12,300। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट की है, वो आया जी 19,800। अब बेटे
ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा जो आंसर बना है ऐड करने के बाद दिस इज़ 504,800। अब इसमें बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे। अच्छा जी, प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। अच्छा जी, क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, तो ये आपकी इन्वेंट्रीज़ आ गई। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 34,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 28,000। ये हम लिख देंगे जी यहाँ पे। ओपनिंग ऐड हो जाएगी और क्लोजिंग माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई जी 510,800। अच्छा जी, अब आ जाए जी, इसमें हमने ऐड करना है फैक्ट्री प्रॉफिट। अब फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो कितना है? अच्छा, ये बेटे इसके लिए ज़रा हमें क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में ज़रा देखें, उसने ये कहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। नंबर 1, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी It is the policy of the company to review each year whether the rate of factory profit is appropriate. They have decided to increase the factory profit rate for the year by 5%. अब बाय 5% का मतलब यह है कि पिछले साल जितना भी था ना 5% उसे इंक्रीज़ करना है। पिछले साल कितना था ये हमें पता चलेगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये देखें ज़रा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो है हमें दिया हुआ है 45,000 और 45,000 हमें, और उन्होंने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये ट्रांसफ़र प्राइस पर है। ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब ये होता है ये सेलिंग प्राइस पर है, इसमें प्रॉफिट एडेड है। ठीक है जी, अब इसके साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो है प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट इज़ गिवन एज 9,000। बेटे मैंने मार्कअप मार्जिन जब समझाया था तो मैंने बताया था SCP, S फॉर सेलिंग प्राइस, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्रॉफिट। अब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज़ एक्चुअली द प्रॉफिट दैट इज़ इंक्लूडेड इन द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मैं इसको अगर यहाँ पर लिख लूँ तो, और उन्होंने फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 45,000। तो बेटे अगर सेलिंग प्राइस 45,000 है और प्रॉफिट उसमें 9,000 है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हुई 45,000 माइनस 9,000, 36,000। अब मार्कअप कैसे कैलकुलेट होता है बेटे? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इंटू 100। ये आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपका 25% निकला है। 25% मार्कअप पिछले साल था, क्योंकि हमने ये ओपनिंग इन्वेंट्री पे कैलकुलेट किया है। तो इस साल कितना होगा? 25% प्लस 5%। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस विल बिकम 30%। सो बेटे अभी हमने जो कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो फैक्ट्री प्रॉफिट है दैट विल बी 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 510,800 और इसका 30%,
ये बन गया 153,240। तो बेटे ये हम लिख देंगे यहाँ पे 153,240 और इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आया है दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ कंप्लीटेड गुड्स। ये जो फिगर है ये हम यूज़ करेंगे इनकम स्टेटमेंट के लिए, ठीक है जी। ये आ गया 664040। अच्छा जी, इसके बाद अब अगला पार्ट जो है बी पार्ट, उसमें वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट के लिए वी नीड रेवेन्यू, रेवेन्यू क्वेश्चन में देखते हैं जी कितना है। ये है जी 988,000। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे। और उसमें हम लिखेंगे जी ओपनिंग इन्वेंट्री, और याद रखनी है ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। और दूसरी बात याद रखनी है कि ये ट्रांसफ़र प्राइस पर होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में ऐड करना है हमने जो अभी ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट की है, और फिर माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और वो भी ट्रांसफ़र प्राइस पर। अब इसका मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन है इसमें एवरीथिंग विल बी एट इट्स ट्रांसफ़र प्राइस। अच्छा जी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है दिस इज़ 65,000 ये गिवन है, और ओपनिंग इन्वेंट्री की फिनिश गुड्स जो है ये 45,000 है। सो 45,000 ओपनिंग है और 65 क्लोजिंग है, ये लिख लेते हैं जी। $45,000 और ओपनिंग क्लोजिंग है 65,000, ये माइनस कर दिया। और अभी जो हमने ट्रांसफ़र प्राइस निकाली है वो हम ऐड कर देंगे 664040। अब बेटे इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और ये बनेगी जी हमारी 343,960। फिर इसको रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और ये बनेगा जी, ये बेटे मैंने गलत कर दिया है, ये आपका आना था कॉस्ट ऑफ सेल्स 644,040, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 343,960। और फिर अगला स्टेप है इसमें ऐड करना फैक्ट्री प्रॉफिट का, ये वो जो हमने 30% कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, वो 30% हम ऐड बैक कर देंगे। ये वाला 153,240 ये फैक्ट्री प्रॉफिट है 153,240। अब बेटे अगर तो प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो हम उसको एक्सपेंसेस में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो हम उसको
यहीं ऐड कर लेंगे। ये हम साथ साथ देखते हैं। एक लाइन छोड़ के मैं एक्सपेंसेस लिखने लगा हूँ जी। ये मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस की हेडिंग दे देता हूँ। एक्सपेंसेस में अब देखें कि एक तो हमारा आएगा ये जो रेंट एंड रेट ऑफिस का पोर्शन था, इंश्योरेंस का पोर्शन था, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक कैरेज आउटवर्ड मुझे नज़र आ रहा है और कोई चीज़ नहीं आएगी। और ये प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नज़र आए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव इंश्योरेंस का जो पार्ट रहता है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो जो रेंट एंड राइट्स का पार्ट रहता है, और ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आती है। मैं ये इन चारों को नाम लिख लेता हूँ, फिर इनकी कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, अब आ जाएँ जी यहाँ पर एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या लिखना है। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, और उसके बाद आ जाए जी कैरेज आउटवर्ड, और उसके बाद आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके बाद आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, और फिर हम देखेंगे कि प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। अब बेटे रेंट एंड रेट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये रेंट एंड रेट का कुछ पोर्शन ये वाला जो है ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा, उसके बाद इंश्योरेंस का ये वाला पोर्शन इनकम स्टेटमेंट में आएगा। पहले तो ये लिख लेते हैं। अब रेंट एंड रेट्स जो है ये हमारा बना है जी 58,000, और इंश्योरेंस का जो पार्ट था ये बना है 4100, और जो कैरेज आउटवर्ड है ये है 12,200, और एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं ये क्वेश्चन में गिवन हैं जी 233,000 के। $233,000 के। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अगर हम देखें तो उसने कहा है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 185,000 जो है 185,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इसका 20% ले लेंगे और ये बन जाएगा जी 37,000। हम यहाँ पे 37,000 लिख देते हैं। अब बेटे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है। अब देखें ज़रा, ओपनिंग की प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 9,000 हमें गिवन है, ठीक है। ओपनिंग की प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 9,000 गिवन है। ये देखें क्लोजिंग में क्या आएगा। अब देखें ज़रा, अगेन SCP हमने यूज़ करना है, SCP। अब बेटे क्लोजिंग इन्वेंट देखें ना, अब हमने निकाला था कि हमारा मार्कअप 30% है, तो प्रॉफिट 30 हो गया। मार्कअप कॉस्ट पे होता है तो कॉस्ट 100 हो गई। तो अगर ये 30% मार्कअप हो तो आपकी सेलिंग प्राइस 130 होनी चाहिए। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दी हुई है सेलिंग प्राइस पे 65,000 की, ठीक है जी। अब अगर हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारा क्या आंसर निकलता है। तो ये आएगा जी 65,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130। तो ये आंसर आपका निकलता है जी 50,000। अब बेटे 65,000 हमारी सेलिंग प्राइस है, 50,000 कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट जो है वो 15,000 है। अब देखिए ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट 9,000 है, जब स्टार्ट हुआ पिछले साल का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है दैट इज़ 9,000, इस साल का अनरियलाइज प्रॉफिट 15,000 है। इसका मतलब ये है ये 6,000 से इंक्रीज़ हुआ है।
तो बेटे अगर इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, तो हम इसको एक्सपेंसेस में लिख लेंगे जितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये बेटे आपका आ गया 6000। अब इसको आप ऐड कर लें तो ये एक्सपेंसेस का आपका टोटल बन गया है जी 300। अब इसको आप इसमें से ये ग्रॉस प्रॉफिट में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वी विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज़ 146,900। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसने पूछा है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सी पार्ट में द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज़ इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे जब भी एसेट्स की वैल्यू में प्रॉफिट ऐड करने की बात होगी तो दिस इज़ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ये हमें मना करता है किसी भी एसेट में प्रॉफिट ऐड करने से। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। और इसके बाद वो हमें किसी भी एसेट को उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पर रिकॉर्ड करने से मना करता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए वो जो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखेंगे वो हम 65,000 में से 50,000 माइनस करके लिखेंगे, ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। अब बेटे उसने डी पार्ट में पूछा है वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट दैट द कंपनी शुड स्टॉप द एनुअल रिव्यू ऑफ द रेट ऑफ फैक्टर प्रॉफिट। तो वो जो हमने पहले पिछले साल 25% था अब 30% कर दिया है, तो वो एक डायरेक्टर ने कहा है कि जी इसको रोक देना चाहिए, तो फिक्स कर लें वो ही। तो एडवाइस करना है आपने कि ये कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेटे अगर हम फिक्स रखेंगे तो मार्केट में जो प्राइसेस चेंजेस हो रही हैं वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इसका ओवरऑल इफेक्ट कोई नहीं होता, आप 25% रख लें, 30% रख लें या बिल्कुल भी ना रखें, आपका एंड में प्रॉफिट सेम हो जाएगा, क्योंकि जितना आपने ऐड किया था वो बाद में आप इनकम स्टेटमेंट उसको एडजस्ट करके एक्चुअल बेस पर ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जब आप वेरी करते हैं मार्केट कंडीशंस के मुताबिक तो आप अपनी सेलिंग प्राइस मार्केट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और फिर आपको इसको एक्चुअल बेसिस पर अपना फैक्ट्री लगाने से जो आपकी बचत हुई है, जो आपको सेविंग हुई है, कॉस्ट आपकी कम पड़ी है, उसको आप करेक्टली मेजर कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन आपको ये एडवाइस करना चाहिए कि उसको वेरी करते रहना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन अगर आप एक कमेंट के साथ अगर आर्गू करें कि इसको नहीं करना चाहिए, फिक्स भी कर दें, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जी थैंक यू वेरी मच बेटे।